हेलो दोस्तों, आप सबका A2 अकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम सीटीपी सीटीपी में बीएफ स्कीनर के बारे में जानेंगे। जो टीचिंग एग्जाम कोई भी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या यूपी टेट हो, सी टेट हो, स्कीनर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और आप लोगों ने जब भी टीचिंग एग्जाम का जो सी टेट निकला है उसका भी पैराम डाल दिया होगा या फिर डालने वाले होंगे। और जो यूपी टेट है या आने वाली जो टीचर वैकेंसी है उसमें हमने जो सीरीज स्टार्ट की है कि पहले हम सबकी थ्योरी जान लेते हैं, चाहे थंडोई हो, पावलाव हो या स्किनर हो। तो उसी के कंटिन्यूअस बेस पे आज हम स्किनर के बारे में जानेंगे। और जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाल रखी है, यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप जाकर चैनल को ज्वाइन करके उसे देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। पहला हमारा ये टॉपिक है बीएफ स्किनर। इनका एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है ये एक नंबर का क्वेश्चन न जाने कितनी बार आ चुका है, चाहे स्टेट लेवल का हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो या अदर स्टेट का हो। एक नंबर का ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार आ चुका है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था। तो ऑप्शन में बीएफ स्किनर मिलेंगे, या ऐसे पूछेगा बीएफ स्किनर ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किया था। तो आप ऑप्शन में लगाओगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया है और ऊपर मैंने हिंदी में लिख दिया है। ठीक, तो ये जो इनका क्रिया प्रसूत का सिद्धांत था, इसके बारे में आगे हम जानेंगे। इस सिद्धांत में क्या था, पहले मोटी मोटा इसके बारे में छोटी छोटी चीजें जान लेते हैं। जैसे कि कभी कभी आ जाता है बीएफ स्किनर किस देश के निवासी थे, तो अमेरिका के थे। ठीक, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आगे हम जानेंगे, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी बस इतना समझिए कि जो क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत है किसने दिया था, बीएफ स्किनर ने। इस सिद्धांत को और कई नामों से जाना जाता है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में नाम बदल बदल के आता है। तो इसका अन्य नाम देख लेते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। क्योंकि यूपी टेट हो या अदर स्टेट हो, रीट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, ये जो मैंने चार लिख रखा है ना, ये चारों नाम आए हुए हैं, इसलिए मैंने इसको अन्य नाम के कॉलम में रख रखा है कि इनका अन्य नाम है। यदि ये नाम देगा तो ऑप्शन में आप बीएफ स्किनर ढूंढोगे। मैंने एक बार देख लेते हैं ये चारों क्या है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत सबसे ज्यादा ये, और एक ये कार्यात्मक, ये दोनों बहुत बार आए हैं। ये सब भी आया लेकिन इनके कंपेयर में कम आया। तो हम एक बार देख लेते हैं, कार्यात्मक प्रतिबंधकता का सिद्धांत और अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत। देखिए एक नंबर का क्वेश्चन इससे या इसमें से हर एक एग्जाम में आता है बीएफ स्किनर के सिद्धांत से। तो यदि देखा नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, अब आंसर लगाओगे बीएफ स्किनर के साथ। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, स्किनर के साथ जाओगे आप। ठीक, जब पूछे कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत किसने दिया था, स्किनर के साथ जाओगे। अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया था, बीएफ स्किनर के साथ जाओगे। तो इस टाइप क्वेश्चन आपके बनते हैं। बीएफ स्किनर ने सबसे ज्यादा जो जोर है, सबसे अधिक बल अनुक्रिया पे दिया था। अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स पे दिया था, रिस्पॉन्स पे जोर दिया था। अब इस लाइन का मतलब क्या है, मैंने नोट बना के लिखा है। इस लाइन का मतलब क्या है, देखिए इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे हम बता दें कि आप अभी पढ़ रहे हो मुझसे। ठीक, अभी आप मुझसे पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो, क्रिया। देखिए इसमें क्रिया वर्ड छुपा हुआ है। यदि हम अनुक्रिया में अनु को हटा दो तो क्रिया छुपा हुआ है। तो अभी आप क्या कर रहे हो, कार्य तो कर रहे हो, पढ़ाई तो ही कर रहे हो। पढ़ाई जब करोगे तभी आपको जॉब मिलेगी, सीधी सी बात। तो इन्होंने अनुक्रिया पे बल दिया था। यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। यदि आप जॉब चाहते हो तो आपको अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स करना होगा। जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो आपको जॉब कैसे मिलेगी। आपको कुछ खाना है, आपको कुछ खाना है तो उसके लिए आपको खाना बनाना पड़ेगा या फिर मार्केट जाके खरीदना पड़ेगा, मतलब रिस्पॉन्स तो करना पड़ेगा ना। आगे हम इसके बारे में समझेंगे डिटेल में। जब मैं चूहे पर इसका प्रयोग किया था तो मैं डिटेल में बताऊंगा उसका प्रयोग के अकॉर्डिंग। ठीक, अभी बस इतना समझ लीजिए, यदि आपको जॉब चाहिए तो आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, यानी पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्किनर का नोट्स बनाना पड़ेगा, इसे 1 से 2 बार पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ोगे दिमाग में पूरी तरह फिट हो जाएगा तो एग्जाम में किसी तरह भी घुमाएगा, आपके एग्जाम में आंसर आपको देना पड़ेगा। ठीक,
इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया। प्रयोग इन्होंने किया था चूहा और कबूतर पे। कभी कभी ऑप्शन में केवल चूहा देगा, कभी कबूतर देगा, अब कभी दोनों दे देगा, चूहा कबूतर, बिल्ली कुत्ता, जैसे पॉलो ने कुत्ते पे किया था, टॉन्डाइक ने बिल्ली पे किया था। तो ये इसलिए ऑप्शन में रखता है क्योंकि इन लोगों ने किसी न किसी जानवर पे प्रयोग किया था, चाहे बनवानस पे कोलर ने किया हो, या फिर ये कबूतर चूहा हो, या पावलाओ ने कुत्ते पे जो प्रयोग किया था। तो इसलिए ऑप्शन में रखता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है स्किनर ने चूहे और कबूतर पे प्रयोग किया था। यदि पूछेगा कि स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था, तो ऑप्शन में या तो दोनों देगा, या तो केवल चूहा देगा, या तो कबूतर देगा। तो जो भी देगा आप लगा दोगे। और एक शब्द इन्होंने बहुत ज्यादा फोर्स किया था, पुनर्बलन पे। पुनर्बलन पे, पुनर्बलन इंग्लिश में बोलते हैं रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट, ठीक। इसका मतलब होता है जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है उसे पुनर्बलन कहते हैं। अब इस लाइन के मतलब को समझिए। पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट। देखिए पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं इस दो लाइन को, फिर उसके बाद हम इस पे जो दो है, एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। पहले इस लाइन को समझते हैं, पुनर्बलन को कैसे समझाएं। देखो जैसे कि आप मान लीजिए कि आप जो छोटे रहे होंगे, जब आप क्लास में या मंथली जब आपका टेस्ट होता होगा या हाफ ईयरली टेस्ट होगा, तो एग्जाम में आप अच्छे नंबर लाते होंगे, ठीक। जब अच्छे नंबर लाते होंगे, आप घर पे आते होंगे तो पापा आपकी तारीफ करते होंगे, सभी घर पे जो थे, वाह बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने मेरा नाम रोशन किया है, क्लास में टॉप किया है। तो जब आप बच्चे की प्रशंसा करते होंगे, या फिर उसे उसके बदले कुछ टॉफी, चॉकलेट, या फिर उसकी मनपसंद की कोई, जो जैसे बच्चा छोटा है या आप ही है, तो वो जो मांगता होगा वो आप दे देंगे। तो वो सोचता है कि मेरे क्लास में इतने अच्छे नंबर आने की वजह से पापा ने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया, या मतलब मेरी प्रशंसा की, अगली बार मैं जब और भी अच्छा नंबर लेके आऊंगा तो मेरे पापा और तारीफ करेंगे। तो मतलब ये है कि जब आप उसे अच्छा रिस्पांस करेंगे, मतलब बच्चे की तारीफ करेंगे या उसे कोई बदले में गिफ्ट देंगे, तो उसके बदले में वो और तेजी से प्रैक्टिस करेगा, मतलब और पढ़ाई में मन लगाएगा, जिससे कि वो और चीजें मतलब गिफ्ट में ले सके आपसे, इस टाइप के कुछ। तो आपको ये बात समझ में आ गई। जिस उद्दीपक को देने से, मतलब कोई यदि आप बच्चा छोटा है, यदि आप उसे कुछ दे देते हो या यदि उसकी तारीफ कर देते हो कि तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो वो क्या करेगा, और सजा सजा के लिखेगा, ठीक। तो उससे क्या है कि उसकी अनुक्रिया बढ़ जाती है, मतलब उसकी चाहत बढ़ जाती है कि मैं और बेटर करूं। इसी को पुनर्बलन करते हैं। एक होता है सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। तो अभी जो मैंने बात बोली बच्चे पे, एकदम सेम है। जैसे कि बच्चा आया, आपने उसकी तारीफ कर दी, या उसे कोई चॉकलेट या उसकी पसंद की कोई चीज दिला दी जो कि क्लास में, या फिर उसने टॉप 5 में रहा हो। अब वही बच्चे को मान लो दूसरी रैंक, तीसरी रैंक भी लाती है, आते ही आप उसे डांट देते हो कि तुम्हारे बाकी बच्चों से ज्यादा नंबर आया, लेकिन तुम फर्स्ट क्यों नहीं आए, या सेकंड नंबर पे क्यों नहीं आए, क्यों नहीं तुमने क्लास में टॉप किया। तो इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। तो नेगेटिव चीजें आप जब करोगे तो बच्चों का मनोबल टूट जाएगा कि देखिए मैंने इतनी मेहनत की और सेकंड नंबर पे आया, फिर भी पापा ने मुझे डांटा, तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेस में जाएगा। तो आप जब उसको कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, तुमने बहुत अच्छी मेहनत की, टॉप 2 में आए, या दूसरे नंबर पे आए, तीसरे नंबर पे आए, तुम अगली बार और मेहनत करना कि टॉप 5 से निकल के फर्स्ट नंबर पे आ जाए। तो वही बच्चा अलग तरीके से मोटिवेट होगा और वो और भी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा। लेकिन जब आप उसे वहीं डांटोगे, उसे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो थोड़ा ना कहीं डिप्रेस हो जाएगा कि मैंने इतना अच्छा करके आया, अब पापा ने मुझे डांट दिया या मेरी बुराई करने लगे। तो ये निगेटिव होता है। तो यही चीज इसमें है, ठीक। अब थोड़ा सा हम इस पे सतत पुनर्बलन, अनुसूची और आंशिक पुनर्बलन पे आने से पहले थोड़ा सा चूहे पर इन्होंने प्रयोग कैसे किया था इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए जो एक स्किनर बॉक्स था, एक स्किनर बॉक्स था, एक स्किनर ऐसे बॉक्स था, ठीक। तो एक चूहा लाके इन्होंने इसमें रख दिया, मतलब चूहा इसी में, अब ड्राइंग तो नहीं करेंगे, ठीक। और यहाँ पे एक वो
ऐसे एक बना के ऐसे एक लीवर रख दिया, लीवर रख दिया कि और इसमें खाना भर दिया, चूहे का मतलब जो भी दाना था भर दिया। अब जब चूहे को भूख लगी तो चूहा इस पिंजड़े में इधर उधर उछल कूद करने लगा, खाने के लिए तड़पने लगा, कोशिश करने लगा कि हम इससे बाहर जाएं। तो अचानक इस लीवर पे उसका पैर पड़ता है और इस पर से उसके खाने के लिए भोजन गिर जाता है। चूहा खाता है, ठीक, खा के अपनी भूख मिटाता है। फिर दूसरे दिन इन्होंने यही किया, क्या है, चूहा इधर उधर कूदता है, दूसरे दिन भी इस लीवर में पड़ता है। तो चूहे के निकला और चूहे ने खाना खाया, अपना भूख मिटा दिया। तीसरे दिन भी किया तो तीसरे दिन कुछ कम उछल कूद किया, चौथे दिन और कम किया, पांचवें दिन और कम किया। और चूहे को अब पता चल गया था कि अब इस लीवर पे मैं यदि पैर रख दूं तो ऊपर से मेरे लिए खाना आ जाएगा। तो यही चीज उन्होंने चूहे पे प्रयोग करके बताई थी कि यदि हम किसी को किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करवाएं तो वो उस चीज को सीख जाता है, मतलब उसको पता चल जाता है कि क्या करना है मुझे कि मेरे को खाना मिल जाएगा। तो यही चीज इन्होंने बताई और उसी तरह उन्होंने कबूतर पे प्रयोग किया था, ठीक। तो यही चीज इन्होंने इसमें स्किनर बॉक्स में बताई थी। ये स्किनर बॉक्स का भी नाम बहुत बार पूछ लेता है, ठीक है। तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज आ जाएगी। यदि आपको कोई चीज नहीं आती है, मान लीजिए स्किनर नहीं आता, एक बार दो बार आप वीडियो को देखिए और फिर कॉपी पे लिखिए, दो कलर की कॉपी पे एक हेडिंग बनाइए और एक और हेडिंग बनाने के लिए अलग कलम रखिए, एक के लिए दूसरी पेन रखिए। तो कलरफुल कॉपी बनाएंगे तो उसमें पढ़ने में भी मन लगेगा, सजा के लिखेंगे तो और ज्यादा मन लगेगा। तो आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो उस चीज को एक ही बार में नहीं कोई चीज समझ में आती है। तो आप देखिए इस चूहे को धीरे धीरे जब इसी बॉक्स में रखा गया तो उसे आइडिया लग गया कि इस लीवर में यदि मैं पैर दबा दूं तो मुझे खाना मिल जाएगा। तो कुछ दिनों के बाद वो डायरेक्ट इस लीवर पे ही पैर दबाने लगा। मैं पहले कितना एफर्ट लगा रहा था, इधर उधर उधर उछल कूद करता था। तो आई होप आपको स्किनर का ये वाला प्रयोग समझ में आ गया लोग उन्होंने प्रयोग करके क्या बताना चाहते थे, ठीक। अब एक देखिए ये जो कंटिन्यूअस रेनफोर्स है शेड्यूल है और एक होता है पार्शियल पार्शियल रेनफोर्स शेड्यूल। तो सतत पुनर्वलन का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिया, मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिया, ठीक। यहाँ बोर्ड पे मैंने 5 क्वेश्चन दिया, एक लड़के को बुलाया, इस क्वेश्चन को उसने की तो मैंने उसकी तारीफ कर दी, इस क्वेश्चन को भी की, वाह बेटा तुमने अच्छा किया, मेरा नाम रोशन करोगे, स्कूल का नाम रोशन करोगे। इस पे भी किया, इस पे भी मैंने खूब तारीफ की कि हाँ बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, मेरा नाम रोशन करोगे। इस पे भी यही बात मैंने तारीफ की, इस पे भी तारीफ की। मतलब पांचों क्वेश्चन पे मैंने कंटिन्यूअस इसकी तारीफ की। तो इसी को कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट शेड्यूल मतलब हमेशा हर क्वेश्चन के बाद उसे मैंने मोटिवेट किया, उससे उत्साहित किया कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा किया। अब वही मैं 5 क्वेश्चन और देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को तुमने किया तो मैंने इसकी तारीफ की, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने तारीफ नहीं की, जबकि इसको भी आंसर तुमने सेम दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने इस पे तारीफ कुछ नहीं की। इस पे भी किया मैंने तारीफ नहीं की, इस पे किया मैंने इस पे भी तारीफ की, बेटा मेरा नाम खूब रोशन कर दिए, ये वो खूब बड़ा चढ़ा के मैंने आपकी तारीफ की। लेकिन मैं एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने तारीफ नहीं की इसमें भी नहीं की, तो लेकिन मैंने कुछ निगेटिव इम्पैक्ट नहीं बोला है, मैंने बस बोला है इस पे खूब अच्छे से तारीफ की। उसी तरह इस पे मैंने कुछ नहीं, इसको सॉल्व किया, मैंने कहा हाँ बेटा गुड आगे बढ़ो, फिर अगला क्वेश्चन किया, मैंने कहा गुड आगे बढ़ो, फिर उसी तरह मैंने मतलब कहने का मतलब मैं कंटीन्यूअस उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। ये चीज होती है पार्शियल की मैंने आंशिक रूप से पुनर्वरण उसे दिया। मतलब कि अब ऐसा क्या होता है कि जैसे मैं हर वीडियो पे कहूँ कि आप मुझे हर वीडियो को पढ़ा के मैं खूब अपनी अपनी तारीफ करता रहूं, तो ऐसा नहीं होगा कि हाँ सर आप ऐसे ही फेंकते रहते हैं, आपकी हर वीडियो अच्छी नहीं होती है। किसी टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ा लेते हैं, किसी टॉपिक में थोड़े से वीकली पढ़ाते हैं, हो सकता है सीडीपी में अच्छा पढ़ाता हूँ लेकिन हिंदी ना पढ़ा पाता हूँ, या फिर हो सकता है पेडोलॉजी की मेरी क्लास अच्छी होती हो या मैथ की अच्छी होती हो। अब मैं कहूँ कि नहीं मैं सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ा लेता हूँ, तो आप भी कहते होंगे नहीं सर आप मैथ बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, सीडीपी उससे भी अच्छा पढ़ा लेते हैं। लेकिन ये कहिए कि आप हिंदी भी अच्छा पढ़ा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, हिंदी में और भी अच्छे लोग पढ़ा लेते हैं।
तो ये चीजें होती हैं। आई होप आपको स्किनर समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्किनर में बस इतना ही थ्योरी पार्ट था और इसी में आपको पूछता है पेडोलॉजी। देखिए ये जो मैंने 5 सिद्धांत लगाए हैं ना क्रिया प्रस्तुत वाला, ये आपको जरूर याद रखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो या अदर स्टेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, तो स्किनर से 1 नंबर का इनका ये क्रिया प्रस्तुत वाला अनुबंधन ऑपरेटेड कंटिन्यूइंग थ्योरी आती ही आती है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो। तो चैनल को ज्वाइन करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, न्यू चैनल से थोड़ा प्रमोट भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।